हाँ, तो हमारा चैप्टर क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड। क्या है? आप एक्चुअल में यदि पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में पूरे पीरियोडिक टेबल के साथ आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, इसके बाद यहां से चले जाइए 13 से लेकर के, है ना, 13, तो 13 में कुछ एलिमेंट्स, यानी यहां पर एक जिगजैग शेप बनता है पीरियोडिक टेबल में, जो कि आप लोग का इस बार का सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ना तुम्हारा मेटलाइट का होता है। तो इसके इधर के ये जितना भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? मेटल। और इस तरफ जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। जैसा कि आप इस चैप्टर में एक्चुअल में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को पहले पहचानने चले हैं। बाद में इस मेटल का ऑब्जेक्ट, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मेटल नॉन मेटल को कैसे पहचाने। तो पहला दिमाग में जो प्रश्न स्ट्राइक कर रहा है वो ये कि मेटल नॉन मेटल कैसे पहचाना जाए। तो आपको लिखित रूप में पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जितने भी मिलेंगे वो सब मेटल होंगे, और राइट में जो भी मिलेंगे वो नॉन मेटल। और बीच में जो जिगजैग लाइन है वो हमारा मेटोलाइट का लाइन है। अब हम मेटल नॉन मेटल को एक्चुअली अपने डेली लाइफ में कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी अपनाना होगा। क्या? दो प्रॉपर्टीज को जाननी होगी। पहला तो हमको इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना होगा, और दूसरे इसके केमिकल प्रॉपर्टी को समझना होगा। आप किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी सब्सटेंस के बारे में, किसी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसका फिजिकल एंड उसका केमिकल प्रॉपर्टी समझना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पहली बात ये उठाते हैं कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला बात ये कह रहा है कि ये देखिए, इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, लेट अस स्टडी दिस विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। जैसे आप क्या करते हैं कि कुछ सैंपल ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर मेटल्स दैट इज इजिली अवेलेबल, जो आपको आसानी से मिल जाते हैं, ऐसे मेटल्स को ले लीजिए। एंड मेटल्स इन प्योर स्टेट हैविंग द शाइनिंग सरफेस, सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने निकल करके आ रहा है वो क्या है कि हर एक मेटल में शाइनिंग जरूर होगा, उसमें चमक जरूर पाई जाएगी। ओके, दूसरा नंबर हम लोग यदि चलते हैं आगे कि यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप देखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डेफिनेटली, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, जनरली। जनरली वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि सब नहीं, जेनरली दे आर हार्ड, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि इसमें तुम्हारा सोडियम का नाम आ जाता है, पोटेशियम का नाम आ जाता है, ये इतने मुलायम है। इवेनली तुम्हारा एल्युमिनियम का, गोल्ड का, इस सब का भी नाम ले लीजिएगा, सिल्वर का भी नाम ले लीजिए। ये सब मेटल कुछ ऐसे हैं जिसको आप यदि कैंची से काट दें, छुरी से काट दें तो भी ये कट जाएगा, यानी कि सब हार्ड नहीं होता है। एंड इसके बाद वी विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। आप देखिएगा आपके गेट का जो दरवाजा बना हुआ है लोहे का, वो आयरन चेस्ट का बना हुआ है, तो उसको पीट करके चौड़ा किया गया है। यानी दैट मीन्स मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम पीट पीट करके चौड़ा कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? मेलिबिलिटी। डिड यू नो दैट द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? याद होगा आपको नाइन्थ क्लास का क्या, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही लिया था। काहे गोल्ड फॉयल लिया था भाई? क्योंकि गोल्ड फॉयल एक्चुअल में पीट करके बहुत ही पतला किया जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको लिए थे। आज हमारे यहाँ मेट गोल्ड का ही ऑर्नामेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसको पीट करके बहुत पतला से पतला किया जा सकता है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है कि इसमें मेलेबिलिटी पाया जाता है। फिर आप देखेंगे द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू द थीन वायर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी।
ये डीएवी की बुक में 8 क्लास में लिखा हुआ है कि यदि आप 1 ग्राम सोना ले लें, कितना, 1 ग्राम सोना ले लें, तो इससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। यानी इतना पतला तार हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं शायद आपको, लेकिन वो कंटिन्यू होगा, टूटेगा नहीं। इसी वजह से भी हम लोग सोना को ऑर्नामेंट में यूज करते हैं। तो मेटल में दो प्रॉपर्टी विशेष हुई, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी में पीट करके चौड़ा कर सकते हैं, डक्टिलिटी में खींच करके लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, malleability and ductility, that metal can be given different shape according to our needs. That's why we use the gold and silver in the ornament. खास करके सोना चांदी को ही ऑर्नामेंट में इसलिए यूज होता है क्योंकि पतले से पतला से बनाकर उसका कई अलग तरह का डिजाइन उसमें क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात पता है, हम लोग जो भी कुकिंग वेसल्स यानी खाना पकाने वाले जो भी हमारे बर्तन हैं, जब हम उनको यूज करने की बात करते हैं तो हिंदी में एक कविता आई थी, याद होगा आपको, जिसमें कहा गया है कि काठ की हांडी, यानी कि लकड़ी का बर्तन जो है चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि लकड़ी तो खुद जलने वाला होता है और वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आग जल रही है और उसमें एक लकड़ी डाल करके जला दो, एक तरफ से लकड़ी आपका जलते रहेगा, दूसरी तरफ से आप उसको पकड़े रख सकते हैं, लकड़ी गर्म नहीं होगी क्योंकि लकड़ी में हीट पास नहीं करता है। हम लोग खास करके कुकिंग वेसल्स ऐसे ही चीजों का बनाते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर कर जाता है। इसका मतलब है कि मेटल्स में हीट क्या होता है, कंडक्ट कर जाता है। यहां पर देखिएगा, ये आपको दिखाया कि एक्सपेरिमेंट में यहां मोम लगा करके हमने इसमें एक पिन टच करा दिया है और आप गर्म कर रहे हैं यहां पे, लेकिन ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के पहुंच जा रहा है इस पोजीशन पे, जिसके चलते पिन नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो यहाँ ये साबित होता है कि हीट तो कर रहे हैं इस पोजीशन पर, मगर हीट ट्रांसफर होके पहुंच गया यहाँ पे, जिससे कि आपका पिन नीचे की तरफ आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो। राइट नाउ, तो हम एक चीज और देखें, जहां आपने हीट ट्रांसफर की बात देखी, वहीं पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखेंगे। ये जो हम लोग बल्ब के साथ ये वायर जोड़ करके रखे हैं, क्या पता है आपको ये वायर प्लास्टिक का होता है या इसके अंदर मेटल का वायर लगा रहता है? क्या होता है इसमें? मेटल रहता है, कॉपर, एल्युमिनियम, इन तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कराएगा, तभी जाकर के बिजली जलती है। इसका मतलब हमको एक चीज पता चला, मेटल में दोनों होगा, क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसका किसका, कंडक्टिविटी ऑफ हीट भी होगा और आपका क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, दोनों चीजें पाई जाएंगी, ठीक है। लेट्स नाउ सी द नॉन मेटल्स। अब यदि हम नॉन मेटल की कैटेगरी पे आते हैं तो नॉन मेटल क्या कर रहा है, यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल। हमने पीरियोडिक टेबल में यदि देखना है तो आप देखेंगे मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल की संख्या बहुत ही कम होती है ना। लेकिन सम ऑफ द एग्जांपल्स नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन इज लिक्विड। इसका मतलब है कि नॉन मेटल हमको सॉलिड के भी फॉर्म में मिलेगा, ये हमको गैस के भी फॉर्म में मिलेगा और हमको ये लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। जबकि आपने मेटल में क्या देखा था, मेटल आपको दो रूप में मिल रहे हैं, क्या, एक आपको वो सॉलिड मिल रहा है और दूसरा एक लिक्विड के रूप में मिल रहा है। कौन सा? वो होता है आपका मरकरी। मरकरी एक है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो सब सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इस तरीके से यदि हम लोग बढ़ें तो ये देखिए, आपको यहाँ आपको एक जो ये टेबल दिया गया है, वो टेबल आपको क्या बता रही है, इसमें एलिमेंट का नाम लिखो, इसमें सिंबल डालो, इसका टाइप ऑफ सरफेस करो। सरफेस में क्या है, सॉलिड यदि होगा तो उसके 6 सरफेस, 3 सरफेस ऐसे करके होगा, है ना, और सारे के सारे सरफेस फ्री सरफेस होंगे। जबकि लिक्विड में केवल एक फ्री सरफेस होगा, बाकी जो है आपका क्लोज सरफेस होगा। गैस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हार्डनेस, सॉलिड में हार्ड ज्यादा होता है, लिक्विड कम, गैस तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद मेलेबिलिटी, सॉलिड में होगी, लिक्विड में, सॉरी,
ये मेटल में मेलेबिलिटी होगा, नॉन मेटल में तो होता ही नहीं है, और नॉन मेटल में डक्टिलिटी भी आपका नहीं होता है। नॉन मेटल में कंडक्टिविटी, हीट और एन इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल में सिवाय एक जो है वो आपका क्या, ग्रेफाइट, इसमें केवल आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करता हुआ नजर आएगा, हीट भी पास करेगा, लेकिन बाकी किसी भी नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। एक सबसे लास्ट में टॉपिक आता है सोनोरिसिटी। जब आप किसी मेटल को पीटते हैं तो उसमें से मेटालिक साउंड निकलता है, और वो मेटालिक साउंड आपको बता देता है कि ये मेटल है। जैसे मंदिर में लगी हुई घंटी, उसको एक बार बजाते हैं तो कई बार उसमें से वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो हमको काफी देर तक उसके झनझनाने की आवाज सुनाई पड़ती रहती है। लेकिन नॉन मेटल से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए नॉन मेटल में सोनोरोसिटी नो, और इसमें क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल इसमें पाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्कस जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहां पर हमने दोनों को मिला करके पढ़ा, तो यू मस्ट हैव कंडक्ट दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन एंड एज देयर मेनी एक्सेप्शंस। जैसे कि यहां पर हम लोग को एक बात बताई जा रही है कि यदि आप मेटल नॉन मेटल को केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे चाहें कि हम ग्रुप कर दें, यानी कि एक एक ग्रुप में रख दें, तो आप नहीं ग्रुप बना पाइएगा। काहे से कि इसमें कुछ खिचड़ी भी हो जा रहा है। क्या आप जैसे कह रहे हैं कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन मिल गया, ग्रेफाइट में करेगा। कह रहे हैं कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन एगो एक्सेप्शन मिल गया कि नहीं, वो हार्ड नहीं भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। तो कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ही मेटल्स को ग्रुप करने का एक अच्छा तरीका नहीं होगा। सो ऑल मेटल्स मरकरी एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर, जो कि हमने आपको समझाया भी। इसके बाद आप देखिएगा क्या कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज लस्टर। चूंकि हमने अभी पढ़ा कि मेटल में ही चमक होती है, लेकिन यहाँ आयोडीन ऐसा है जिसमें चमक होती है। कहता कार्बन के जो एलोट्रोप्स में डायमंड को छोड़ दीजिए, तो हमको जो इसमें तुम्हारा ग्रेफाइट मिलता है, ग्रेफाइट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाती है और हीट भी पास कर जाता है। अच्छा, कहते हैं कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन यहाँ नॉन मेटल डायमंड ऐसा है जो सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर ये गलेगा या पिघलेगा। अल्काइली मेटल किसको कहा जाता है, तो ऐसे मेटल जो कि पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये यदि आप पानी में इसको घुलाते हैं तो ये घुल करके एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे मेटल को हम लोग कहते हैं अल्काइली मेटल, है ना। तो अल्काइली मेटल में जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का नाम आता है। आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट बाय द नाइफ, जबकि मेटल्स के बारे में पता है कि वो हार्ड होते हैं। एंड दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी से ठीक अलग। तो ओवरऑल यदि हम सब बात विचार कर लें, तो हमको ये समझ में आता है कि यदि जितना भी मेटल नॉन मेटल है उसको कह दे कि ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांट दें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो हमने पहले भी आपको बताया कि किसी भी चीज के बारे में यदि बेहतर जानना चाहते हैं, तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मोटे मोटे तौर पर या ठेठ भाषा में कहें तो बाहर का आवरण समझना है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनल, उसका अंदरूनी बनावट कैसा है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ द मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि जितने भी नॉन मेटल हैं, अभी हमने आपको बताया था कि एक मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और ये मेटेलिक ऑक्साइड को यदि हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बेस का फॉर्मेशन कर देता है। क्या हो जाता है, बेस का। यानी यहां जो ये मेटल बन रहा है वो बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है, बेसिक ऑक्साइड। मगर यदि हम लोग नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये आपका बना देगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसको यदि हम पानी से रिएक्शन करा दें तो यहां पर रिएक्शन करने के बाद ये एक एसिड
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल करता है किसका? बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल करता है एसिडिक ऑक्साइड। किसका? ये एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? मेटल बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है ना? अच्छा, इस तरीके से आप केमिकल प्रॉपर्टी पर यदि देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि हम मेटल और नॉन मेटल को बांटना चाहें तो हमको पता है कि मेटल या नॉन मेटल, जैसा कि बोर्स ने बताया था। किसने बताया था? बोर्स ने बताया था कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है, 4 5 6 7 और 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो हमारा 3 तक का है, ये 3 जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग उनको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 होगा, उसको हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। आप कहिएगा सर ये बीच वाले को आपने छोड़ दिया। हालांकि मोटा मोटी तौर पे इनडायरेक्टली कहें तो हम इनको भी नॉन मेटल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अलग इसलिए छाटा, ये हम आपको बाद में समझाएंगे कि क्यों छाटा। लेकिन आप ये समझ लेना कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल है, और बाकी जो बच जाते हैं उसको क्या कर देंगे? नॉन मेटल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। यदि आप मेटल को एयर में बर्न करते हैं, आपको क्या लगता है लोहा जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। कहां देखिए हो जला के? लाल हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि लोहा भी जल जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 101 तल्ला बिल्डिंग था जिस पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अंदर के लगे हुए लोहे भी जल करके खत्म हो गए थे। टेम्परेचर चाहिए, किसी भी चीज को जलाया जा सकता है। और यहां तो ऑक्सीजन मिल जाए तो आपको सोडियम क्या पता है? मेटल है। पोटेशियम मेटल है। कैल्शियम मेटल है। आयरन मेटल है ना? ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं मेटल, सब का ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? रिएक्शन होता है। क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं ऑक्सीजन के प्रति हाई एफिनिटी रखते हैं, और वो तुरंत मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बना देते हैं? जितना भी है ये सब का सब मिल करके क्या बना देगा? हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। देखिए आपका बुक भी यहाँ आपको दिखा रहा है क्या, कि मेटल एंड ऑक्सीजन को यदि आप मिलाते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ऑक्सीजन को मिलाए, कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन को मिलाए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अब देखते हैं क्या, ये देखिए, recall from how copper oxide react with the hydrochloric acid। कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं ना, कॉपर ऑक्साइड ये जो यहां बना है ना, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। आपको पता है ये मेटल ऑक्साइड तो ये तो बेस है, और हम इसके साथ यदि HCl का रिएक्शन करा दें तो HCl तो आपका एसिड हो गया। और हमको पता है कि यदि हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको दे देता है। यानी यहाँ पर HCl का रिएक्शन कराएंगे तो ये CuCl2 एन प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। अभी आपने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये दिखा रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो या आपका जिंक का ऑक्साइड हो, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। कभी एसिड की तरह भी काम करेगा और कभी, आप यहां देखिएगा यहां पर HCl हमारा एसिड है तो एसिड की तरह एसिड से रिएक्शन कर गया। इसका मतलब यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के रूप में काम कर रहा है, और यहां ये तुम्हारा बेस है, इसका मतलब ये किस रूप में काम कर रहा है? ये एसिड के रूप में काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या एसिड और बेस दोनों रूप में ये काम कर रहा है। ऐसी चीजें या ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एनी डाउट?
No. Right now, the aluminum oxide is such the element which react both acid and base. दोनों से रिएक्शन करेगा. That's why we say the aluminum oxide or aluminum is amphoteric, है ना? Okay. Now, metal most oxides are insoluble in water. मोस्ट मेटल ऑक्साइड, ज्यादातर ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं. अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो पानी में घुल करके बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर, और यही कहलाते हैं क्या? अल्कलीज. जैसे कि सोडियम ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बना दिया, पानी इसमें मिला हुआ है. पोटेशियम ऑक्साइड ये वाटर से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, और ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे? अल्कलीज के नाम से जाने जाएंगे. कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट. ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई गई है. अभी आपने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, यस, बट सारा मेटल एक जैसा रिएक्शन कर ले ऑक्सीजन से नहीं, है ना? हम यहाँ आपको पढ़ाने बैठे हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूं सबके लिए सेम बोल रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा है जरूरी कि सब लोग उसको एक बराबर ऑब्जर्व कर रहा है? नहीं कर रहा है. यानी रिएक्शन डिपेंड करता है मेटल्स के ऊपर, कौन मेटल कैसा है इसके ऊपर. वो हम कैसे जानेंगे? तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का दोष इसमें नहीं है, दोष मेटल का है, मेरा दोष नहीं है, दोष आपका हो सकता है, आपने उसको कैसे लिया है. Metals such as potassium and sodium react so vigorously. Vigorously कहते हैं हिंदी में इसको आक्रामक तरीके से, यानी कि आप यदि इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे इतना तेज जलेगा, खतरा रहेगा, आप भी उससे जल सकते हैं. दैट कैच फायर इन केप्ट इन ओपन. जैसे ही आप इसको हवा में लेके आइएगा ना, इसको माचिस की तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जल उठता है. हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर एंड दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन. बाबा देखिए, कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है. केरोसिन खुद जलने वाला चीज है, लेकिन फिर भी आग से बचाने के लिए हमने उसी में डुबा रखा है. ये सवाल हर जगह बच्चे पूछ बैठते हैं, सर ऐसा क्यों? ये तो दोनों जलने वाला हो गया, इसमें तो और जल्दी आग लग जाना चाहिए. लेकिन नहीं, आपको बता देते हैं, यदि आप थर्मामीटर से रूम टेम्परेचर पर आपने एक में पानी और दूसरे में यदि केरोसिन तेल रखा है, थर्मामीटर डुबा करके देखिए, एट द सेम टाइम वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बताएगा, केरोसिन का टेम्परेचर कम. और हमको पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी केरोसिन में डुबा के रखेंगे तो टेम्परेचर कम रहेगा, आग नहीं लगेगा. पहला कारण. और दूसरा कारण ये है कि चूंकि केरोसिन जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स कर ही नहीं सकता है, और किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो नहीं जलेगा. समझ गए बात? अब सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा, जानते हैं at ordinary temperature the surface of metal such as magnesium, zinc, lead etc are covered with the thin layer of oxide. पता है आपको, ये मेटल से रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उतना वाइगरस रिएक्टिव नहीं होते हैं. बट एक बात है कि यदि इसमें का कोई भी एक रॉड आप लेते हैं, है ना, तो इसके ऊपर एक पतला सा लेयर आपको मिलेगा, और वो जो लेयर मिलेगा किस चीज का होगा? ऑक्साइड का होगा. कहीं कहीं ये बात आया कि एल्युमिनियम से यदि हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो कुछ देर के बाद एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी वो धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू कर देता है, पहले बड़ी तेज करेगा. या इसमें एक और सवाल आता है कि मैग्नीशियम को जलाने के पहले हम लोग सैंड पेपर से क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर होता है. एल्युमिनियम में रिएक्टिविटी स्लो क्यों हो गई? क्योंकि रिएक्शन करने के बाद एल्युमिनियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना दिया, जिसके वजह से उसका रिएक्शन क्या हो गया? स्लो हो गया. क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी ना रिएक्शन होगा. समझ रहे बात को? इस तरीके से आर कवर्ड विद द थिन लेयर एंड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन. एक बात और आपको बता दें, ये कहीं आपसे पूछा जाएगा कि जो हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं,
तो गैल्वेनाइजेशन मेटल्स के लिए कैसे फायदेमंद है? तो आपको बताना है कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक का मेटल के ऊपर एक कवर हो जाता है, जिससे मेटल का और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होगा और वो मेटल सुरक्षित हो जाएगा। तो पूछने वाला यही सवाल पूछे, तो जिंक भी तो मेटल है? बोले हाँ, इसीलिए हम लोग लेते हैं कि जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक मोटा लेयर बना दे और अंदर का मेटल सुरक्षित हो जाए। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल और आता है कि हाउ द कोरोशन इज बेनिफिशियल। तो जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना भी कोरोजन है, तो ये कोरोजन तो अंदर वाले मेटल के लिए फायदेमंद हो गया, इसलिए कोरोजन को हम लोग कहीं कहीं फायदेमंद भी मानते हैं। जिंक, हाँ क्या, जिंक सस्ता पड़ता है और इजीली मेल्ट कर जाता है, इसलिए जिंक को लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न। आयरन का जो टुकड़ा होगा ना वो जल जाएगा, सॉलिड आयरन नहीं जलेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है बल्कि क्या करता है, ये अपने चारों ओर एक ब्लैक कलर का लेयर बना देता है, जिसको हम लोग कॉपर टू ऑक्साइड कहते हैं। ये आईयूपीएसी नेम है, कॉपर टू ऑक्साइड, यानी यहाँ कॉपर की दो वैलेंसी दिखाई गई है, मतलब CuO आप कहेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर, और ये दोनों तो ऐसे भी इनको नोबल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि सिल्वर ऐसा चीज है, गोल्ड ऐसा चीज है जिसके ऊपर ना आग का विशेष असर है, ना हवा का असर है और ना पानी का, इसलिए इसका चमक हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है और हम लोग इसको सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, एनोडाइजिंग। आपको बता दें एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, उसमें भी यदि गर्म पानी इसको दे देते ही बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। आप कहिएगा सर हम लोग तो जितना बर्तन बनाते हैं तो एल्युमिनियम का ही बनाते हैं, खाना पकाने वाला, इवनली कुकर भी बना हुआ है, तब तो इसको जल्दी से खराब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, कुकर के साथ या कुकिंग यूटेंसिल्स के साथ एनोडाइजिंग कर देते हैं। एनोडाइजिंग करने के लिए किया क्या जाता है, तो एल्युमिनियम डेवलप अ थीन लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम इसको हवा में छोड़ देते हैं ना, तो इसके बाहर से एक पतला सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है, एंड दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेसिस्टेंट फ्रॉम द फर्दर कोरोजन, और जिसके चलते अब उसका आगे का खराब होने वाला कार्यवाही बंद हो गया, वो खराब होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर से एक कोटिंग आ जाता है। एंड द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थीकर। एक तो पतला बना था ना, आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक आपका अंदर का एल्युमिनियम सुरक्षित रहे, तो उसके ऊपर से एक मोटा कवर कर देंगे। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग a clean aluminum article is made, the anode and is electrolyzed and dilute sulfuric acid, the oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminum articles by the अट्रैक्टिव फर्निश। यानी कहने का मतलब हम लोग इसमें इसको थोड़ा रगड़ उगड़ देते हैं ना, पॉलिशिंग कर देते हैं, तो ये देखने में क्या होने लगता है, चमकने लगता है, सुंदर लगने लगता है। देखिएगा आप एक जो नॉर्मल एल्युमिनियम का बर्तन आता है जो पहले लोग यूज करते थे उसमें, या आज के डेट में जो प्रेशर कुकर आता है, वो दोनों में अंतर है। प्रेशर कुकर कुकर के ऊपर क्या होता है, शाइनिंग होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल यदि वाटर से रिएक्शन करे तब क्या होगा। इसमें देखिए एक टॉपिक यहाँ पे दिखाया गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड सिंपल मेटल टेकन हियर, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस वाइब्रेसली इंप्लाई दैट इट नॉट रिएक्ट द सोडियम, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, iron, copper, and lead. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the ordinary reactivity of the metal. जैसे what happen when metal react with water? क्या होगा यदि पानी से, अभी आपने देखा कि मेटल ऑक्सीजन से सब एक बराबर रिएक्शन नहीं करता है, वैसे ही सारे मेटल जो है पानी से भी एक बराबर रिएक्शन नहीं करते हैं। आप देखेंगे क्या, यहां पर मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस अ मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। यहां देख रहे हैं मेटल को वाटर से रिएक्शन कराए, मेटेलिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटेलिक ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन कराइएगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी बेस बन जाएगा। तो मेटल हमारा पोटेशियम और सोडियम वाटर से रिएक्शन करा दिया, ये हमारा बन गया क्या,
मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हमने ठंडे पानी से ही रिएक्शन करा दिया था। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए आप इसको ठंडा पानी से भी रिएक्शन कराइएगा तो कर लेगा। लेकिन आप आ जाते हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाई रिएक्टिव है इसलिए ज्यादा वायलेंट होगा, जबकि तुम्हारा कैल्शियम इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है इसलिए वायलेंट नहीं हुआ। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच द फायर। यहाँ कैल्शियम और वाटर से रिएक्शन कराएंगे, कर लेगा रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ये जो इसमें हाइड्रोजन निकलता है ना, ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद इसमें से अपने आप हीट निकलता है, जिसके वजह से ये निकलने वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसमें आग लग जाती है और आग पकड़ लेता है। यानी सोडियम को यदि पानी के ऊपर डाल दीजिएगा, है ना, तो वो आग लग जाएगा और ऊपर जैसे तुम्हारा कपूर जलते हुए तैरता है ना, वैसे दिखाई देगा फिर। लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि ये कम वायलेंट है और इसमें से इतना हीट नहीं निकलता है कि हाइड्रोजन गैस के रूप में जल पाए। नेट रिएक्शन क्या होगा जब मेटल और वाटर को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो? कौन सा नेट रिएक्शन क्या होगा, जैसे मेटल प्लस ये वाटर? यही तो हो रहा है, वही दिखा रहा है, मेटल एंड वाटर एंड मेटेलिक ऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन, सेम तो है, नीचे वही तो रिएक्शन दिखा रहे हैं। कहाँ दिमाग लेके घूम रहे हो? इतना मतलब इतना हाई रिएक्टिव होता है कि मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता है, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन? वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम और पोटेशियम। कहाँ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है? बना नहीं रहा है। हाँ यहाँ मेटेलिक मेटल ऑक्साइड बना, और यहाँ अरे भाई इतना रिएक्टिव से मतलब नहीं है, यहाँ मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो ये हाई वैगरस होने के कारण सीधे क्या कर दिया, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना करके हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दिया, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं बनाया। अब देखो यहाँ भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, यानी ये भी तुम्हारा हाई रिएक्टिव एलिमेंट में आता है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर यही है कि इसका हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, इसमें आग नहीं पकड़ता। अब यहाँ देखिए, एल्युमिनियम और आयरन को यदि आप मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप कोल्ड वाटर नहीं लेंगे, लिख रहा है डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, ये हमारा जो होगा हॉट वाटर होगा, यानी कि गर्म पानी होगा। अल्युमिनियम के साथ स्टीम स्टीम और फेरस यहाँ के साथ एक मिनट रुक जाइए, also start floating due to the bulbs and oxygen, and metal aluminum iron zinc do not react with the cold water or hot water। ये तुम्हारा आयरन में इसमें ये हॉटर हो गया और ये क्या हो गया, स्टीम हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम में हॉट वाटर से भी रिएक्शन कर गया। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ, एंड मैग्नीशियम इतना, मैग्नीशियम मेटल एल्युमिनियम आयरन ये दोनों के दोनों स्टीम से कर रहे हैं, किससे, स्टीम से। इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्टीम, यानी ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, स्टीम है। और इसके बाद हमारा जो मैग्नीशियम है उसके लिए हम लोग कोल्ड वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, इसके लिए हमको क्या लेना होगा, हॉट वाटर लेना होगा, और रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी। एक बात और बता दें आपको इसमें, बट दे रिएक्ट स्टीम, और यहाँ पर देखिएगा, हाँ वहां पे क्या हो रहा था, एगो में जल जा रहा था, एगो में जल नहीं रहा था, और यहाँ दिखा रहा है स्टार्ट फ्लोटिंग। क्या होगा, मैग्नीशियम को पानी में डालिएगा ना तो वो आपका ऑक्साइड्स बना के बाद हाइड्रोजन गैस निकालेगा और वो अपने खुद तैरने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बबल ऊपर आएगा और उसी में मैग्नीशियम चिपक जाएगा, और चिपक करके वो क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा। बल्स हाइड्रोजन gas stick to the surface, metal such lead, copper and silver, gold do not react, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, नोबल मेटल के भी नाम से जानते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। आज हमको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आगे फिर देखेंगे।